सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं आज की स्पेशल वीडियो में एक विशेष ग्रांट इन्फॉर्मेशन के साथ। और आज की ये ग्रांट इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा विशेष हो जाएगी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से जो साथी संस्थान संबद्ध हैं, यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखनी है और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। राइट, चलिए मैं इस ग्रांट एप्लीकेशन पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लेकर चल रहा हूँ मेरी स्क्रीन पर। हेयर वी आर। आप देखेंगे प्रियर में पहले भी इस फंडिंग एजेंसी के द्वारा तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो है पास किए गए। आप देखेंगे यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख। राइट, रिसर्च आप देखेंगे यहाँ पर आई रिसर्च फाउंडेशन को 25 लाख का प्रपोजल जो है यहाँ पर सेंक्शन करके दिया गया है। राइट, और सेंट मैरी चर्च जो है यूपीएस उसको 20 लाख रुपीज़ का। यहाँ पर आप देखेंगे जो मार्थम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है 50 लाख का प्रपोजल रिकमेंड हुआ उनको। राइट, तो ऐसे ही तमाम प्रकार के जो एनजीओज़ हैं हमारे, उनको बहुत सारी ग्रांट्स इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी से जो है रिसीव हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 60 लाख की फंडिंग भी हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे जो है 1 करोड़ की फंडिंग भी हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे 20 लाख, 5 लाख। राइट, तो ये तमाम प्रकार के जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं जो इस प्रकार के फंड्स प्रोवाइड करती हैं, इनको जब आप अप्लाई करें, खासकर मेरी वीडियो देखकर, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझें और उसके बाद अपना एप्लीकेशन करें। राइट, आप देखेंगे यहाँ पर हेगड़े चैरिटेबल ट्रस्ट को 20 लाख। राइट, पल्ली श्रीनिवास हेगड़े चैरिटेबल ट्रस्ट को 25 लाख रुपए, सेवा इंटरनेशनल को 20 लाख रुपए। राइट, और ये तमाम प्रकार के जो भी ग्रांट्स मंजूर हुई हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 लाख की ग्रांट, यहाँ पर 30 लाख की ग्रांट। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे जो है स्मारक समिति को जो है 1 करोड़ 75 लाख रुपए की ग्रांट, 20 लाख रुपए की ग्रांट, 5 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की। कितने सारे रिकमेंडेशंस जो तमाम एनजीओज़ के जो है पास हुए हैं। राइट, आप देखिए यहाँ पर एडोरेशन चैरिटेबल ट्रस्ट 30 लाख रुपए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए हमें कहाँ और कैसे आवेदन करना है, वीडियो को पहले ध्यान से समझ लिया कीजिए। खासकर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एक स्पेशल दिशा निर्देश रहेगा इस वीडियो के बीच में, मध्यांतर में ही, तो उसको विशेष रूप से आपको समझ लेना है और उसके बाद ही इस पर जो है एक्ट अपॉन आपको रखना है। तो चलिए मैं अधिक जानकारी के लिए और इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी की ग्रांट एप्लीकेशन के लिए मैं लेकर चल रहा हूं आपको इनके CSR एप्लीकेशन फॉर्म पर। राइट, चलिए जी, यहां पर आप देखेंगे यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द एजेंसी अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट को लेने वाली एजेंसी है उसका CSR रजिस्ट्रेशन नंबर, CSR 01 नंबर यहां पर आपको जो है टाइप करना है। राइट, यहां पर आप आएंगे, उसके बाद नेम ऑफ द एजेंसी, संस्था का नाम, कैटेगरी A, B या C जो भी आपके ऊपर लागू हो रही हो उसको आपको टिक कर देना, चेक कर देना। राइट, यहाँ पर आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं तो पार्ट A को सिलेक्ट करना है। आप जो है सेक्शन 8 है तो पार्ट C को टैग करना है। B को कोई भी टैग मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी संस्थाएं हमारी वीडियोस देखती है वो पार्लियामेंट्री बॉडी या स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। राइट, चलिए जी, एड्रेस देना है आपको एजेंसी का। फुल पोस्टल एड्रेस कम्युनिकेशन का होना चाहिए जिसमें आपका पिन कोड तक सही रूप से मेंशन किया गया हो। काफ़ी सारी संस्थाओं को नोट किया जाता है वो जल्दबाजी में या सिर्फ इसलिए कि हमने ग्रांट एप्लीकेशन कर दी तो ग्रांट हमारे घर तक चल के आ जाएगी, गलत पिन कोड तक डाल देते हैं। राइट, तो इतनी हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। प्रपोजल को, एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से पढ़ लिया कीजिए, ध्यान से समझ लिया कीजिए। एजेंसी का कम्युनिकेशन एड्रेस मांगा गया है जहां पर आपसे पत्राचार किया जा सके। राइट, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं मांगा गया, कहीं आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस डालते जहां पर आपका ऑफिस ही ना हो। राइट, नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, किस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट किया जाए उसका मोबाइल नंबर। काफ़ी सारे साथी क्या करते हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर मेंशन कर देते हैं। आप एक नंबर मेंशन कीजिए, एटलीस्ट उसे कोई पिक करे। अगर आपसे कोई कॉल छूट जाती है तो नेक्स्ट डे उसे डायल कर लिया करो, या समय मिलते ही उसे डायल कर लिया करो। राइट, संस्था की वेबसाइट और ईमेल आईडी,
ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर स्पेशली रूप से रिकमेंड करना चाहूँगा, जब भी आजकल मोस्टली CSR के अंदर ये पॉलिसी लागू हो गई है कि संस्था के पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए और उस डोमेन से कनेक्टेड उनका एक प्रोफेशनल मेल आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो रिकमेंडेशन है हमारे राष्ट्रीय जो महासंघ परिवार की संस्थाओं को कि अपनी वेबसाइट भी डालें और साथ साथ जो आपका ऑफिशियल मेल आईडी है, यानी कि आपके डोमेन से कनेक्टेड जो मेल आईडी है, राइट, उसको फिल करें। क्लियर है? यहां पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल देनी है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है। काफ़ी सारे साथी क्या करते हैं कि यहां पर पर्टिकुलर डेट डाल देते हैं। डेट की आवश्यकता नहीं, जब आपसे ईयर पूछा गया है तो केवल ईयर डालना है, राइट। जैसे मैं अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा और रजिस्टर्ड ईयर के अंदर लिख दूंगा 2019, सॉरी, तो यहां पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन ईयर आपको लिखना है, राइट। विशेष पार्ट जो मैंने आपसे कहा था सभी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं के लिए एक्रीडिएशन या एफिलिएशन पर्टिकुलर्स जो आपको देने हैं, यहां पर आपका एफिलिएशन आईडी आप जरूर मेंशन कीजिएगा, जो आपके लेटर का रेफरेंस नंबर है, और मेंशन कर दीजिएगा एफिलिएशन विद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, राइट। यहां पर आपको देना है आपको अपना 12A की डिटेल्स, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और आपको डेट देनी है आपकी, राइट, रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पर भी आपको ATG का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी डेट प्रोवाइड कर देनी है। बैंक अकाउंट का नाम और नंबर यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर देना है, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक का नाम, संस्था का नाम और अकाउंट नंबर, यही डिटेल्स आपको देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो IFSC कोड को इस पर इंक्लूड कर दीजिएगा, राइट। अब बात करते हैं टैक्सेशन पर्टिकुलर्स की। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड की कॉपी भी अटैच करनी है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी कॉपी अटैच करनी है, यहाँ सब जगह मेंशन्ड है। जैसे रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछी गई थी तो कॉपी अटैच करनी है, राइट। यहाँ पर एक्रीडिएशन या एफिलिएशन पूछा गया था, कॉपी अटैच करनी है। आपसे 12A ATG पूछा गया था, कॉपी अटैच करनी है, राइट। यहाँ पर ATG पूछा गया था, कॉपी अटैच करनी है। यहाँ पैन पूछा जा रहा है अभी आपसे, तो पैन की अटेस्टेड कॉपी, अटैच द कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड की कॉपी अटैच करनी है। अटेस्टेड नहीं करनी है, अटेस्टेड नहीं मांगी गई है यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ कॉपी अटैच करें, उसको अटैच ना करें, राइट। अगर FCRA है तो आप उसकी कॉपी को यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पर उसका नंबर और डेट आपको जो है मेंशन कर देनी है। अब बात करते हैं टीम के पर्टिकुलर्स की। जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे साथी ना इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। अपनी एक कार्यकारिणी की लिस्ट जो हमेशा से बनाई हुई है, वो सर्वोपरि लिस्ट हमेशा हर ग्रांट के अंदर चला देते हैं, जबकि उस डिटेल को हर बार ड्राइव किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फंडिंग एजेंसी। तो यहाँ पर फंडिंग एजेंसी ने क्या पूछा है, संस्था के जो नाम है मैनेजमेंट टीम का, उस व्यक्ति का नाम, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन क्या है। इस प्रकार से आपको कॉलम बनाने, राइट, नाम का कॉलम, उसके बाद डेजिग्नेशन का कॉलम कि उसका डेजिग्नेशन क्या है संस्था के अंदर, उसका खुद का प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन क्या है, एक इसका कॉलम बनेगा। फिर अगला कॉलम बनेगा उनके एड्रेस का, और उससे अगला कॉलम बनेगा उनके जो है कॉन्टैक्ट नंबर का। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर जो है आपको फॉर्मेट बनाना है, और उसको सेपरेट PDF में, यानी कि सेपरेट फाइल में आपको अटैच एनेक्सर 1 के रूप में आपको अटैच कर देना, राइट। यहाँ पर बात करते हैं हम डीड या बायोलॉज की, यानी कि संस्था के पास अगर डीड है, बायोलॉज है, MOU है, तो MOA जो है तो उसको आपको यहाँ पर अटैच करना, और उसको एनेक्सर 2 का नाम दे देना, राइट। यहाँ पर ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एजेंसी कवरिंग एक्टिविटीज अंडर ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट की कॉपी यहाँ पर एनेक्सर 3 के रूप में अटैच करनी है। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट सही है तो ही फंडिंग एजेंसी आपको जो है कंसीडर करने में आपको जो है उसमें हेल्प मिलती है, राइट, फोकस जाता है उनका। ऑडिटेड अकाउंट डिटेल्स, यानी कि जो भी आपकी ऑडिट्स हैं लास्ट 3 फाइनेंशियल की, उसको जो है आपको एनेक्सर 4 के रूप में जो है अटैच कर देना है। हाउएवर, हैव यू एवर अवेल्ड एनी CSR सपोर्ट फ्रॉम द पास्ट फ्रॉम CSL, यानी कि पहले क्या कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है यहाँ से आपको पहले से कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको यहाँ पर उसकी जो है डिटेल दे देनी है, राइट। अगर हाँ तो उसकी डिटेल देनी है, अगर नहीं तो उसको नो टिक कर देना, राइट। यहाँ पर बात करते हैं क्या आपको CSL के अलावा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अलावा कहीं और से पिछले 3 सालों के अंदर जो है CSR का सपोर्ट मिला है। अगर हाँ तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है और उसके लिए कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है और फंडिंग एजेंसी कौन सी थी, राइट। ये 3 डिटेल आपको यहाँ पर जो है मेंशन करनी होगी अगर 3 साल में आपको कहीं से भी मिला है इसको CSL को छोड़कर, राइट।
हैव यू एवर बीन ब्लैकलिस्टेड बाय एनी पीरियड ऑफ टाइम, क्या कभी आपको जो है ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो वो आपको यहाँ पर जवाब देना। अगर उसमें जवाब में आपका हाँ है तो उसका ईयर भी देना है और रीज़न भी देना है कि क्यों और किस ईयर में आपको जो है ब्लैकलिस्ट किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट की। जो प्रोजेक्ट अंडरटेकन किया जाना है इस फंडिंग एजेंसी के द्वारा, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो ध्यान रखिएगा, प्लीज़ अटैच द प्रोजेक्ट प्रपोजल सेपरेटली एनेक्चर 5। एनेक्चर 5 के रूप में आपको एक प्रपोजल की कॉपी अलग से अटैच कर देनी है। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, प्रपोजल का नाम और डिटेल्ड, राइट। तो डिटेल और नाम आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अब आप कहेंगे सर नाम और डिटेल क्या मेंशन करें, ध्यान दीजिएगा, नाम के अंदर ही बहुत सारी डिटेल होती है, जैसे कि हम ये प्रोजेक्ट कब, कहाँ और किन के लिए करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपके नाम के अंदर होती है, जिसे हम स्मार्ट कहते हैं, राइट। तो चलिए जी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या इशू नीड, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो इशू है, जो नीड है उस प्रोजेक्ट की, वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करनी है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करने हैं, राइट। अगर ज़रूरत हो तो अलग से जो है आप अटैच कर सकते हैं कॉपी को। तो यहाँ पर अगर जगह आपको कम पड़ रही है तो उसकी कॉपी को अलग से अटैच कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इंटरवेंशंस प्रपोज, कौन कौन से इंटरवेंशन आपके प्रपोज्ड हैं, राइट, वो यहाँ पर देने। एक स्पेशल कॉलम है यहाँ पर 23, करंट स्टेट ऑफ द अफेयर विद फोटोज इफ रिलेवेंट। अगर आवश्यकता पड़े तो जो आपके प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस है उसको आप फोटो के द्वारा डिस्क्राइब कर सकें। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मान लीजिए हम किसी गांव के अंदर कोई काम कर रहे थे, वहाँ पर कोई महामारी आई हुई है, लोग बीमार पड़े हुए हैं या फिर सूखा पड़ा हुआ, तो उससे संबंधित जो फोटोग्राफ्स हैं, आप किसी स्कूल की बिल्डिंग खराब हो चुकी है बिल्कुल, तो उसकी फोटोग्राफ्स को आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो वो करंट स्टेट दिखाने के लिए कि आपकी फ़ोटोज़, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें करंट अफेयर क्या है उस समय का, वो आप करंट सिचुएशन क्या है वो मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर जो है फोटोज़ भी अटैच कर सकते हैं। इंटरवेंशंस कौन से रहेंगे प्रपोज्ड, वो आपको मेंशन करना है। बेसलाइन सर्वे या नीड असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंडक्टेड, क्या बेसलाइन सर्वे किया गया है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था 31 मई को एक शानदार वर्कशॉप आपको दी गई थी जहां बताया गया था प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है। 5 दिन की वर्कशॉप दी गई थी, तमाम एनजीओज़ ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था। तो जितने भी साथियों ने प्रपोजल लिखना सीखा है वो इस पार्ट को बड़े ही आसानी से इसको कंडक्ट कर लेंगे कि हमें कैसे इसका बेसलाइन सर्वे कंप्लीट करना है और कैसे इसका नीड असेसमेंट निकालना है। तो अगर आपका जवाब येस है, यानी कि बेसलाइन सर्वे अगर कंडक्ट किया गया है, तो सर्वे रिपोर्ट को जो है ब्रीफ में यहाँ पर दे देना है। अगर आप इसको नो पर टिक कर रहे हैं तो भी आपको जो है बेसलाइन सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करनी है, राइट। चलिए जी, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोजल या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड, तो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या रहेंगे वो यहाँ पर ब्रीफली जो है मेंशन करने हैं। एरिया और लोकेशन क्या रहेगी प्रोजेक्ट की, वो यहाँ पर मेंशन करनी है। कोई सिविल कंस्ट्रक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो उसका अप्रूव्ड प्लान होना चाहिए आपके पास, एस्टीमेट होना चाहिए और बिल्डिंग की जो है परमिट होनी चाहिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हों उसको जो है कंप्लीट करके आइएगा और एक जो है रजिस्टर्ड या लाइसेंस इंजीनियर से भी उसको जो है अटेस्ट करवाइएगा, राइट, साइन करवाइएगा। कॉपी ऑफ द डीड ऑफ द लैंड, अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है कहीं भी तो उसमें कॉपी ऑफ डीड भी रिक्वायर्ड होगी आपकी, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पीछे भी जो हमने प्रपोजल दिया था, अभी जो एप्लीकेशन सबमिट हुए थे जॉइंट वेंचर ग्रांट अपॉर्चुनिटी के, तो काफ़ी सारी संस्थाओं ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क दिया हुआ था कि हमें ये फलाना कंस्ट्रक्शन करना है, फलाना ये करना। तो देखिए, जब हम कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ अटैच करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे अप्रूव प्लान हुआ, एस्टीमेट्स हुए या बिल्डिंग की परमिट हुई, ये सारी चीज़ें अटैच करनी पड़ जाती है। आप ये चीज़ अटैच नहीं कर रहे हो, सिर्फ वहाँ पर प्रपोजल में आपने लिख दिया कि जी मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए इतना पैसा चाहिए, तो ऐसे नहीं मिलता, ऐसे प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट। फिर उसमें भी जो है डीड की जो लैंड है जो उसका इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होगा, या फिर आपके पास कोई भी प्रूफ हो उसका कि भाई वो या तो ज़मीन आपकी है या फिर उसकी आपके पास जो है कोई अटॉर्नी है या किसी प्रकार का आपका उसके साथ जो है एग्रीमेंट है, लीज पर ली हुई है, तो उसके डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, राइट। प्रपोज सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका इस प्रपोजल का, वो यहाँ पर मेंशन करना है। प्रपोज डिटेल विद माइलस्टोन एंड सीक्वेंसेस, तो आप चाहें तो अलग से एक एनेक्सर 6 आपको जो है अटैच करना है, चाहे नहीं अटैच करना ही है, राइट, जिसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो बजट है और अदर रिलेवेंट जो डिटेल है वो यहाँ पर जो है एनेक्सर 6 के रूप में आपको देनी है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल में विद माइलस्टोन, यानी कि जो हम जैंट चार्ट बनाते हैं, राइट, एंड सीक्वेंसेस, तो जैंट चार्ट आपको यहाँ पर जो अलग से एनेक्सर 6 के रूप में अटैच कर देना है। एस्टिमेटेड आइटम वाइज कॉस्ट, तो यहाँ पर आइटम वाइज जो कॉस्ट हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है और उसके लिए अलग से जो है एनेक्सर 7 के रूप में आप इसको बजट के रूप में, जिसे हम डीपीआर बोलते हैं, डिटेल्ड जो है आपका बजट रिपोर्ट बोलते हैं, राइट, डीबीआर बोलते हैं, तो उसको आप जो है सबमिट कीजिएगा। एक्सपेक्टेड सपोर्ट फ्रॉम सीएसएल,
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से आपका जो है एक्सपेक्टेड सपोर्ट आप क्या चाहते हैं वो यहाँ पर क्लियर रूप से मेंशन करना है, राइट। तो मेन सोर्स या जो है फंडिंग के क्या रहेंगे CSL के अलावा, यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से अलग क्या आपके माध्यम रहेंगे, क्या आपके सोर्सेज रहेंगे इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। आपकी खुद की जो एजेंसी है उसका या उसकी मैनेजमेंट टीम का जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में क्या खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ रहेगा, अगर रहेगा तो वो क्या रहेगा, किस टर्म जो है कॉस्ट की टर्म में क्या रहेगा वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी कि आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन क्या है। हैव यू अप्रोच एनी अदर एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्या आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी और एजेंसी को भी अप्रोच किया है क्या, वो यहाँ पर मेंशन करना है। डज दिस प्रोजेक्ट क्वालिफाई फॉर एनी गवर्नमेंट फंडिंग और प्लान आउटले, क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट स्कीम भी है जहाँ पर ये फिट बैठता हो, अगर हाँ तो यस टिक करना है, नहीं तो नहीं टिक करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको नो टिक कर दें। मान लीजिए आप कोई ऐसा स्कीम लेकर आ रहे हैं, ऐसी कोई योजना लेकर आए जैसे स्किल डेवलपमेंट की, तो स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कर रहे हैं तो उसको यस टिक करना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आप नो कर देंगे तो कंपनी को तो पता है ना कि भाई इस प्रकार की कोई योजना भी चल रही है। आपके नो करते ही वो समझ जाएंगे कि आप गलत जो है गाइड कर रहे हैं उनको। अगर यस कर रहे हैं तो आपको बताना है कि क्या आपकी एजेंसी ने उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी को या उस डिपार्टमेंट को जो है अप्रोच की है या नहीं की है। आपने ठीक है, आप बता दीजिए उसको यस है लेकिन हमने अप्रोच नहीं किया, तो या फिर यहाँ पर अगर नो कर रहे हैं तो उसका रीज़न भी बता दीजिएगा, राइट। तो शेड्यूल ऑफ दो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट या ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेगा, किस प्रकार से वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, ये सारी डिटेल आपको देनी है। नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं बेनिफिशरीज के, राइट, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो। होता है कई केसेस में जब हमारे पास जो है फिक्स नंबर ऑफ बेनिफिशरीज होते हैं, लाइक हम एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं और उसमें हमारे पास 70 या 100 बेनिफिशरी हैं, ऑलरेडी हमारे पास रह रहे हैं, हमें उस पर कंस्ट्रक्शन लेना था, कुछ उसको चलाने के लिए आगे कुछ सालों की जो है फंडिंग लेनी थी, तो ऐसे में हम उन्हें बेनिफिशरीज के जो है डिटेल यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर्स और नाम भी प्रोवाइड, नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करने पड़ जाते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, राइट। तो लिखा हुआ इसमें इफ़ एनी, अगर है तो, राइट। तो इस प्रकार से डिक्लेरेशन आपको जो है फिर साइन कर देना है, सील लगा देनी है, राइट। सिग्नेचर शैल बी बाय वन डायरेक्टर इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 8 कंपनी के केस में एक डायरेक्टर इसको जो है साइन करेगा। बात करते हैं वन ऑफ द ट्रस्टी, किसी भी एक ट्रस्टी के साइन किए जा सकते हैं। CEO, पब्लिक ट्रस्ट है तो उसका CEO या चेयरपर्सन या सेक्रेटरी जो है सोसाइटी का, वो इसको जो है साइन करेगा, या फिर कोई आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो वो इस केस को जो है वो साइन करेगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको जो है इसको कंप्लीट कर देना। ध्यान रखिएगा कि आपकी संस्था जो है CSR 1 आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी पार्ट है आपका। CSR 1 अगर नहीं है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद दी गई मेल ID पर आपको सभी डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस पूरे फॉर्म को जो है स्कैन करके मेल कर देना है, और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं इनको साथ साथ जो है आपको डाक से भी निकाल देना है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को, राइट। तो वेबसाइट आपको दी गई है cochinshipyard.in, यहाँ पर आप जाइए, एड्रेस वहाँ पर दिया गया है, वहाँ से आप एड्रेस पिक कीजिए, उस एड्रेस पर आप इसको जो है बाद में फॉरवर्ड कर दें। पहले आपको जो है स्कैन करना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो सील साइन किया हुआ उसके साथ जो भी एनेक्सेस लगाए हुए, जो भी एफिडेविट्स, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन लगाए हैं, वो सारे पूरी फाइल स्कैन करके आपको जो है इनको मेल भी करनी है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और साथ ही साथ जो है इनको डाक भी निकालनी है। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से जितनी भी संस्थाएं एफिलिएटेड हैं, संबंधित हैं, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जब इस फॉर्म को रेडी कर ले तो एक बार महासंघ की टीम से चेक करवाना मत भूलिएगा। तो आपकी प्रपोजल में कोई कमी होगी, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच होगी तो महासंघ की टीम उसमें आपको जो है सही रूप से गाइड करेगी। और ध्यान रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड किसी भी प्रकार के एजेंट्स या किसी भी प्रकार के जो मीडिएटर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करता। तो किसी भी प्रकार के कंसल्टेंट के झांसे में ना आए कि हम आपको प्रपोजल दिलवा देंगे या हमारी वजह से आपको प्रपोजल मिल जाएगा, या फिर हम आपसे प्रपोजल आप हमसे लिखवा रहे हैं तो आपका ये पास ही हो जाएगा। तो इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए। सेफ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और इसी प्रकार से तमाम ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए अपना आवेदन जो है प्रस्तुत करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।